सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर पे हम मूव कर रहे हैं, वो है मूविंग चार्जिंग एंड मैग्नेटिज्म, है ना। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। देखो, जैसे हमने किसी चार्ज के अराउंड, किसी भी चार्ज के अराउंड क्या देखते हैं, एक चार्ज का अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसके कारण दूसरे चार्ज को खींच पाता है, जिसके कारण दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर पाता है, रिपेल कर पाता है ना। वैसे ही हम देखते हैं कि मैग्नेट के पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसके कारण दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है, या किसी आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट कर सकता है ना। तो मतलब वो पूरा रीजन, जैसे जैसे इस चार्ज के अराउंड जो रीजन था जहां पर इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हम महसूस कर पाए, फील कर पाए, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। वैसे ही एक मैग्नेट के अराउंड का रीजन जहां पर उसका हम मैग्नेटिक इफेक्ट को मेजर कर पाए, या फिर हम उसको फील कर पाए कि हाँ भाई यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट हमें फील हो पा रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेट। वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो रीजन जहां पर हम उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को मेजर कर पाए या फील कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी तो इसके पास क्या होगी, दो चीजें होंगी, एक होगा डायरेक्शन, एक होगा मैग्नीट्यूड, और एक दूसरा होगा डायरेक्शन। दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बायोट-सावर्ट्स लॉ। असल में डायरेक्शन भी इससे आ जाता है, बट हम डायरेक्शन निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का। किसका, राइट हैंड थंब रूल का। 10th में पढ़ के आए होगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे दोनों रूल को, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए उसके दो पार्ट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बायोट-सावर्ट्स का यूज करेंगे, लॉ का यूज करेंगे, और डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। इसके बाद हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक और लॉ का यूज करेंगे, जो और सिंपलर मेथड है, जिसका नाम है एम्पेयर सर्किटल लॉ। क्या नाम है, एम्पेयर सर्किटल लॉ। इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलो हम आगे मूव करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसकी यूनिट्स क्या होती है, देखो यहाँ पर मैंने बता रखा है। इसकी यूनिट्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला, और वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये इसकी एसआई यूनिट्स है। और सीजीएस यूनिट्स क्या होती है इसकी, गॉस। क्या होती है, गॉस। और 1 टेस्ला होता है 10⁴ गॉस। कितना, 10⁴ गॉस। अच्छा देखो, मैग्नेटिक फील्ड किस किस से जनरेट हो सकता है। जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड किससे जनरेट होता था, एक उसमें इलेक्ट्रोस्टैट से पड़ा था। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैट मतलब रेस्ट। तो एक कोई भी चार्ज जो रेस्ट पे है वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही कोई एक चार्ज जब मूव करता है तो क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। और बाकी तो आप जानते हो, परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गए, ये तो आप जानते हो। बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ये सब क्या जनरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। उसके साथ आपको करंट कैरिंग वायर, देखो मूविंग चार्ज बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। करंट कैरिंग वायर में क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो क्या क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। भाई क्या चार्ज ही तो मूव कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा होता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट करता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। अच्छा, आप पहले भी 10th में पढ़ के आए होगे, ऐसे आपने देखा होगा, इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज। असल में जब हम इस डायरेक्शन को हम इनटू द प्लेन लेते हैं, मतलब प्लेन के अंदर, उसको लेते हैं प्लेन के बाहर। ये कन्वेंशनली हमने मान रखा है। इस क्रॉस का मतलब है इनसाइड द प्लेन, इसका मतलब है आउटसाइड, इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज। यहां पर मैंने लिख रखा है, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस इफ इनटू द पेज एंड बाय सॉरी यार, थोड़ी तबियत ठीक नहीं है, इफ आउट ऑफ द पेज, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला है, एक बार ऑस्ट्रेट ने एक्सपेरिमेंट प्रूफ करा था। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, एक कार्डबोर्ड होता है, उसमें कार्डबोर्ड के अंदर हम होल कर देते हैं, होल में फिर हम वायर डालते हैं, फिर उससे करंट फ्लो कराते हैं, उसके आसपास आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं, तो आयरन फिलिंग सर्कुलर फैशन में अरेंज हो जाती है। ऐसा कुछ याद आ रहा है, 10th में पढ़ा होगा, थोड़ा धूल हट रही होगी आपकी, है ना। तो आयरन फिलिंग्स अपने आप को उसके अराउंड अरेंज कर देती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेट ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट करा था कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास उन्होंने आयरन फिलिंग्स डाली, तो देखा वो अरेंज हो गया। उसके बाद उन्होंने मतलब कंपास नीडल जब रखा आयरन मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर के पास, तो उन्होंने देखा कंपास नीडल डिफेक्ट हो रहा है। भाई उनका सर चकराया। एक बार बताओ यार, कंपास नीडल डिफेक्ट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, और वहां पर तो कुछ और था नहीं। तो करंट कैरिंग वायर कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो उनका दिमाग चकराया, उन्होंने सोचा कि हाँ, करंट कैरिंग वायर मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है,
ठीक है, उन्हें समझ आ गया चलो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। और उनके बाद उन्होंने क्या पाया कि जैसे जैसे मतलब पहले अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और बाद में जब उसको करंट वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं मतलब रिवर्स करते हैं डायरेक्शन को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। क्या डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, उन्होंने फाइंड कर। इसके बाद उन्होंने क्या फाइंड करा कि जितना ज्यादा वो मैग्नेट को करंट कैरिंग वायर के पास ले रहे हैं, जितना ज्यादा वो मैग्नेट को करंट कैरिंग वायर के पास ले जा रहे हैं, वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, क्यों? जितना ज्यादा पास लेके जाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रांग होती जाएगी। जैसे किसी चार्ज की जितना पास जाते हो क्या स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे हम किसी भी मैग्नेट की जितना पास जाएंगे क्या स्ट्रांग होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे वो कंपास नीडल को इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जनरेट हो रही थी, जैसे जैसे वो कंपास नीडल को अलाइन कर रहे हैं, इसके पास रख रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके टेंजेंशियली अलाइन हो जा रहा है। यहां पर रखा तो यहां अलाइन हो गया, यहां रखा यहां अलाइन हो गया, यहां रखा तो यहां अलाइन हो गया। ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन कैसे बढ़ रहा है, अगर तुम करंट कैरिंग वायर में करंट बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा बढ़ने लगा, तो उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन बढ़ने लगा, या फिर उन्होंने जितना ज्यादा पास रखा वायर के उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन बढ़ा। ठीक है, ये ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे कि मूविंग चार्जेस बेटा, तो क्या हुआ देखो, करंट में क्या करंट है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज। मतलब उन्होंने क्या कंक्लूड करा कि मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं हमारे बायोट-सैवर्ट्स भैया क्या बोलते हैं, बायोट-सैवर्ट्स भैया बोलते हैं भैया ठीक है और साहब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, जरा हमें अपनी ज्ञान कथा गाने दीजिए। वो अपना आके अपना लॉ दे के जाते हैं। भैया बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग वायर होता है। क्या होता है, एक करंट कैरिंग वायर होता है, करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर से अगर आर डिस्टेंस पे, अच्छा एक हम इसका छोटा सा पार्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, छोटा सा पार्ट लेते हैं, डीएल वेक्टर। क्या लेते हैं, डीएल वेक्टर। अच्छा मैंने डीएल वेक्टर क्यों लिया बेटा, डीएल वेक्टर इसलिए लिया क्योंकि मैं एक छोटे से पार्ट के द्वारा मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं मैं इससे, है ना। वो कितनी आएगी, उन्होंने क्या कहा, म्यू नॉट आई 4 पाई डीएल क्रॉस आर वेक्टर का होल क्यूब। ये उनका एक्सपेरिमेंट था। क्या था ये इनका क्या था, लॉ था। अच्छा डीएल वेक्टर के डायरेक्शन, अच्छा डीएल मैंने वेक्टर लिख दिया, अब डीएल के डायरेक्शन कैसे लेंगे, डीएल के डायरेक्शन कैसे लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर की साइड करंट फ्लो करेगा उधर की साइड आपका डीएल होगा। क्या होगा, उधर की साइड आपका डीएल वेक्टर होगा। तो आपका आता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर वेक्टर का क्यूब, डीएल इज अलोंग द करंट। ओके ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने इससे पहले कहीं पर पढ़ के आए होगे, क्या पढ़ के आए होगे, अच्छा म्यू नॉट की वैल्यू बता दो, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। इसको याद रखना है। और इसे क्या बोलते हैं हम, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे वो होता था ई नॉट, क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या होता है, परमिलिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है, फ्री स्पेस। ठीक है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा डीबी वेक्टर किसके क्रॉस प्रोडक्ट है, डीबी एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, कि किसका वेक्टर प्रोडक्ट है। इस क्रॉस को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। जैसे अगर हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी है तो हमें पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे, है ना भाई, नहीं सीखने के लिए तो आए हैं, कोई बात ही नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ए वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस सी वेक्टर। मतलब क्या है, ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, ए वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर होता है। आपने पढ़ा होगा जो ए वेक्टर होता है वो बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे बी और सी ऐसे है तो आपने पढ़ा होगा बी ऐसे है, सी ऐसे है, तो आपने पढ़ा होगा बी क्रॉस सी ऐसे करके आता है ए वेक्टर ऊपर की साइड। कैसे आता है, ऐसे करके, बी क्रॉस सी करके ऊपर की साइड आता है आपका। ठीक है, तो आपने ऐसे पढ़ा होगा। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, कभी भी कोई वेक्टर किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो, इसका मतलब ये हो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो आप यहां से देख सकते हो, यहां से क्या देख सकते हो कि जो डीबी वेक्टर आपका, जो आपका पर्टिकुलरली डीबी वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर है, एक तो डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, साथ में डीबी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, आर वेक्टर के। ये वाला जो है, ये वाला पार्ट डीवी वेक्टर आर वेक्टर, मतलब जिस पोजीशन पे निकालना चाहते हो, जैसे आर वेक्टर पे निकालना चाहते हो, इस पॉइंट पे इस पोजीशन वेक्टर के, मतलब इसके परपेंडिकुलर या तो ऐसे होगा या नहीं अंदर की साइड होगा, ये कैसे वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, है ना। वैसे अंदर अगर ये एक प्लेन में लाइक करता है वायर और ये एक प्लेन में, तो इसके परपेंडिकुलर या ऊपर बन सकता है नीचे बन सकता है। ये अभी एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में यूज करूंगा। इन कॉन्सेप्ट्स को याद करो यार, इन कॉन्सेप्ट्स को याद करो, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं होते फिर बोलते हैं कि क्वेश्चन बाहर से आ गया।
सारे कॉन्सेप्ट अपने याद नहीं करे, बस एक ही फॉर्मूला डर लोगे, हाँ भाई वो बोलते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर वेक्टर डी, बस बात खत्म। आर वेक्टर का क्यूब, बस। अरे पूरी चीज तो जानो, और क्या क्या हम फॉर्मूले से सीख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात देखो, अगर डीएल वेक्टर पैरेलल है आर वेक्टर के, क्या मतलब डीएल वेक्टर पैरेलल है आर वेक्टर के, मतलब उसमें एंगल क्या होगा, जब कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दूसरे के पैरेलल क्या क्या एंगल होता है इसमें, 0 बन सकता है या 180 बन सकता है। 180 का बनता है एंटी पैरेलल में, 0 या 180। अच्छा देखो, आपको पता होगा हम वेक्टर को कैसे खोलते हैं, वेक्टर को खोलते हैं जब कोई किसी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो आपका डीवी वेक्टर आएगा यहाँ से। चलो मैं नेक्स्ट से थोड़ा समझा देता हूँ, पेट भर गया। आपका डीवी वेक्टर क्या बताया मैंने, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का होल क्यूब। अगर डीएल वेक्टर पैरेलल है आर वेक्टर के, इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0। और आपको पता है डीवी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, क्रॉस प्रोडक्ट को खोलोगे तो क्या होता है, आर साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ठीक है, अपॉन में आर वेक्टर का होल क्यूब। यहां से केक कट जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अगर साइन 0 क्या होता है, 0, मतलब अगर डीएल वेक्टर आर वेक्टर के पैरेलल है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा 0, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो, टैटू बनवा लो, जहां चिपकाना वहां चिपका लो, बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, इवन जेईई के पेपर में भी बहुत यूज होता है। क्या, अगर कोई पॉइंट जैसे ये आपका ये आपका करंट कैरिंग वायर है, अगर कोई पॉइंट यहीं पर इसी वायर पर लाई कर गया, या तो यहां पर लाई कर जाए, जरूरी नहीं है कि वायर पे ही लाई करे, हो सकता है बट वायर जिस लाइन के ऊपर है उसी लाइन में कहीं पर लाई कर जाए, उसी वायर की लाइन में कहीं पर भी लाई कर जाए, जरूरी नहीं है वायर पे लाई करे, वायर के लाइन में कहीं पर भी लाई कर जाए तो आपका पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बांध लो, छपा लो, जो करना वो करवाओ, पर इसको याद रखना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल। देखो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की तो बात कर ली हमने, है ना, मैग्नीट्यूड की तो बात कर ली। अब इससे निकाल तो हम इससे भी सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, बट हमें पता है सारे बच्चे इतने बुद्धिमान नहीं होते, तो हम सबके हिसाब से चलेंगे। हम इसलिए एक और साहब है, उन्होंने सोचा कि भाई हमारे बच्चे लाडले से बेचारे पढ़ते लिखते थोड़े कम है, मतलब पढ़ते लिखते हो, मैं मानता हूं पढ़ते लिखते हो, पर फिर भी आसान करना तो था ही। उन्होंने राइट हैंड थंब रूल दिया। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, जैसे अगर ये करंट कैरिंग वायर है, आपको अगर करंट ऊपर की साइड फ्लो करना है, जिधर की साइड फ्लो कर रहा है उधर की साइड रखो थंब, और जहां निकालना है उधर की साइड रखो फिंगर्स, उधर की साइड रखो फिंगर। जैसे इस पॉइंट पे निकालना है, अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है, जैसे आपको अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो इधर की साइड, इस पॉइंट पे कैसे आएगा, इधर की साइड। अगर यहां निकालना है तो ऐसे कर्ल कर लो इसके अराउंड, ठीक है, कर्ल। अगर नीचे होगा तो कैसे कर्ल करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ऊपर की साइड होगा तो कैसे होगा, ऐसे, मतलब ऐसे आपका रीजन बनेगा, गॉट इट। और नीचे की साइड होगा तो कैसा बनेगा, ऐसे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और प्लीज यार लाइक एंड सब्सक्राइब करो वीडियोस को, बड़ी मेहनत के साथ वीडियोस बनती है, आपके नोट्स बना रहा हूं और बहुत मेहनत के साथ है। अभी रात के 3-4 बज रहे होंगे, एक सेकेंड, हाँ रात के 4 बज रहे हैं, रात भी क्या सुबह हो गई है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करा करो, ठीक है। हम बढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ यू ग्रैब्स द वायर इन योर राइट हैंड विद योर एक्सटेंडेड थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर फिंगर्स कर्लिंग अराउंड द वायर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो भाषा इन्होंने अंग्रेजी में बोली मैंने इससे पहले हिंदी में आपको समझा दी है, ठीक है। हम भारतीय लोग हिंदी में ज्यादा समझ आती है। अब दिल पे मत लगा लेना, अंग्रेजी भी आती है मुझे पता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। हम कुछ अच्छा देखो, आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये ना क्रैश कोर्स चल रहा है, आपको मैं इस नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रूफ नहीं देखेंगे। देखो मार्क्स जरूरी है ना, अभी बोर्ड्स के पेपर आ रहे हैं, हमें आइंस्टाइन नहीं बनना है अभी, ठीक है। जितना जरूरी है उतना पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, देखो प्रूफ ऐसा नहीं है मुझे प्रूफ नहीं आता, कोई बच्चे सोचे मैं प्रूफ बता दूंगा, कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना प्रूफ बताना है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, एक फाइनाइट वायर है, कितना क्या है, फाइनाइट वायर, कोई भी फाइनाइट वायर है, और ये θ1 है और ये θ2 है।
तो इसके द्वारा जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर ये डिस्टेंस ए है। अच्छा एक बात ध्यान रखनी है, ये जो ए है ना परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर टू द वायर है, परपेंडिकुलर टू वायर, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ वायर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर है ना। तो इसका आता है आपका म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2। ये यहाँ पर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इस वायर के द्वारा क्या होता है? ये फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। वैसे ये आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी एक्स्ट्रा थोड़ा बता देता हूँ कहीं बाई चांस क्वेश्चन आ जाए। वैसे बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, आते भी है। तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। आपको अच्छा थीटा को कैसे लेना है? थीटा को लेना है क्लॉकवाइज, थीटा को लेना है। ये याद करने की जरूरत चीजें हैं, ये सब ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। यही चीजें तो बच्चों को याद नहीं होती, बस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कर दिया, इतना याद हो गया, काम हो गया। अरे भाई सारी चीजें याद करो, कर रहे हो तो थीटा कैसे लेते हैं, ये होता क्या है, और हल्का सा एक घुमा दिया बस, बाहर से क्वेश्चन आया था। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसके कैसे लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब थीटा को लेंगे हम ऐसे, ये कैसे हो गया डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और थीटा 2 को कैसे लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। मान लो अगर मेरे को एक वायर दे दे, अगर एक वायर दे दे, है ना, जैसे अगर मेरे को एक वैसी वायर दे दिया और मुझे बोल दिया कि भैया ये डिस्टेंस है हमारा, ये है हमारा 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और डिस्टेंस है आपका डी। जब बोल लो 2 सेंटीमीटर, तो डी बताओ, फटाफट निकालो फटाफट। ये तो बहुत आराम से बच्चे कर लेंगे। 60 डिग्री, थीटा 2 है भैया 30 डिग्री। अगर मैं इसकी जगह केस ऐसा कर दूं, इस पॉइंट पे निकाल के दिखाओ जरा मुझे, अब बताओ जरा मुझे। अब आदो के तोते उड़ जाएंगे इसमें, अब बोलेंगे भैया आप ये तो कराया ही नहीं था। अब पूरी बात सुना करो। इसे बोलते हैं फॉर्मूले को भी याद करने का तरीका होता है। फिर बोलते हैं फॉर्मूले से कुछ, बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूले से हो ही जाते हैं तुम्हारे सीबीएसई के, बट आपने फॉर्मूले भी अच्छे तरीके से याद नहीं करे होते पूरी। उसकी ये देखो कि कब लगाना होता है फॉर्मूला, उसके बाद उसके एक्सेप्शंस क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीजें हैं जहां पर किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है वहां पर लगाने के लिए। क्योंकि कई हम आपको पता होगा फिजिक्स के अंदर हम कई बार कई जगहों पे क्या लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं चीजों को कि कोई चीज भी ले लेंगे कि बहुत इससे बहुत छोटा होगा, ये बहुत बड़ा होगा। अजम्पशंस क्या क्या है हमें, अजम्पशंस बोल सकते हैं, राइट हो सकता है कि अजम्पशन हम एज्यूम करके चलते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, तो उन अजम्पशंस को भी याद रखना होता है कि इस केस में ही होगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया थीटा 1, और ये आपका ये 30 डिग्री है, ये आपका ये भी आपका 30 डिग्री है ना। अब आपका ये क्या होगा? ये है तो आपका 2 सेंटीमीटर। अब आपको ए कैसे निकालोगे? डी क्या होता है? इस लेंथ के परपेंडिकुलर, ये लेंथ है इसके परपेंडिकुलर, तो ऐसे बनेगा। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है, तो ये क्या होगा आपको? 2 cos 30 डिग्री। यार थोड़ी सी ट्रिक लगा लेना, पता चल जाएगा। ना तो जिन बच्चों को वेक्टर्स आता होगा वो कंपोनेंट जानते होंगे, इधर का कंपोनेंट 2 cos 30 ही आता है, तो हो जाएगा 2 cos 30। यहाँ से ए क्या हो जाएगा आपका? थीटा 1 क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। थीटा 2 क्या आ जाएगा? थीटा 2 बताओ, थीटा वो देखो 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 60 क्या आ जाएगा? 30 प्लस 30 60। अच्छा सॉरी, थीटा 1 क्या होगा आपका? थीटा 1 होता है इस पॉइंट से अपर पॉइंट का डिस्टेंस, इस यहाँ से ए से, जैसे हम देख रहे थे यहाँ से ए से अपर पॉइंट का क्या है? 60 आपका, सॉरी थीटा 1 आपका 60। थीटा 2 क्या है? थीटा 2 होता है लोअर पॉइंट का, इस पॉइंट से लोअर पॉइंट कौन सा है? ये वाला। तो ये क्या बनना है? 30 डिग्री। क्या हम लेंगे? 30 डिग्री। 30 डिग्री जो बोला है वो गलत है। क्यों गलत है? मैंने क्या बोला है? सेकंड थीटा 2 को कैसे लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। जब आप ऐसे नाप रहे हो तो कैसे नाप रहे हो? क्लॉकवाइज नहीं लेते, कैसे लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये 30 डिग्री आप ऐसे नाप रहे हो तो आपको लिखना है थीटा 2 इक्वल टू -30 डिग्री। इस असम्पशन के साथ याद रखना है कि मतलब क्या क्या ले रखा है। थीटा को लेते हैं क्लॉकवाइज, थीटा एंटी क्लॉकवाइज, और डी क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द वायर। इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे पेपर में, पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा याद करनी जरूरी होती है, ठीक है। यही तो हमें यही चीजें तो दुनिया से अलग बनाती हैं। क्या कह रहे हो भैया? पहले पास हो जाए फिर अलग बनेंगे दुनिया से। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पहले ही हिला देगा आपको, इतना मुश्किल क्वेश्चन कहीं से आ गया, पर देखोगे तो बहुत आसान है। एन एलिमेंट ऑफ, एक एलिमेंट दे रखा है डेल्टा एक्स, एक एलिमेंट दे रखा है 0.05 आई कैप, मतलब आई कैप के डायरेक्शन में है। मीटर इज प्लेस्ड एट अ ओरिजिन as shown in the figure which carries a large current of 10 ampere. The magnetic field at a distance of 1 meter in perpendicular direction is, ऐसे डेल्टा एक्स दे रखा है 0.05 आई कैप, है ना।
और यहां से गए हम, यहां पर हमसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड, ये है 1 मीटर, कितना दे रखा है इन्होंने, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पेयर का, क्या कर रहा है 10 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, और हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है 1 मीटर पे। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे। इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा आपका बायोट-सावर्ट्स लॉ। देखो आपको डीएल की, बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का होल क्यूब। आपको आर वेक्टर क्या दे रखा है, आर वेक्टर का दे रखा है 1 मीटर पे पूछ रखा है ना, तो आर वेक्टर का मॉड दे रखा है आपको 1। ठीक है, उसके बाद आपको डीएल कितना दे रखा है, डीएल देखो ये है आपका डीएल, छोटा सा पार्ट डीएल कितना दे रखा है, डीएल का मॉड कितना दे रखा है 0.05, क्या दे रखा है 0.05। अच्छा देखो डीएल है इधर है ना, मैग्नेट आर वेक्टर है ऐसे, एंगल क्या बनना है दोनों में 90 बनना, नहीं बनना भाई 90 बनना है ना। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब उसे खोलते हैं। और आई क्या दे रखा है, आई दे रखा है आपको 10। अब देखो म्यू नॉट इंटू 10 इंटू डीएल इंटू आर वेक्टर का मॉड है ना, अपॉन में आर वेक्टर का, देखो इस क्यूब को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ आर, ऐसे खोल सकता हूँ क्यूब को, इस आर से आर ये कट जाएगा। अच्छा डीएल आर क्रॉस था ना, क्रॉस खोला है मैंने, तो क्या आएगा साइन थीटा। ठीक है, और थीटा कितना आपका, थीटा कितना आपका 90, तो आ जाएगा म्यू नॉट इंटू 10, डीएल की वैल्यू रखो 0.05 इंटू साइन 90 रखोगे, साइन 90 इज 1, थीटा की जगह 90 रखोगे, साइन 90 आ जाएगा ना, अपॉन में 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला, क्या आएगा 5 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो भाई साहब, कितना मुश्किल लग रहा होगा। करंट फ्लोज थ्रू, आपको सारे कॉन्सेप्ट याद करना है, अगर आपने इतने भी क्वेश्चन कर लिया आपके सीबीएसई में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। करंट फ्लोज थ्रू यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम एज शोन इन द फिगर, इन विच केस द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम इज नॉट जीरो। नॉट जीरो बोला है, देखो ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देखो, पहला केस देखो, इसका पहला केस है। पहले केस में इस वायर के अगर मैं अलोंग बना दूं और यहां पर बना दूं, हमसे सेंटर पे पूछा है, हमसे सेंटर पे पूछा है, इन विच केस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम इज जीरो, एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम इज नॉट जीरो, नॉट जीरो पूछा है। देखो ये दोनों वायर सेंटर से पास हो रहे हैं, अगर हम इनको एक्सटेंड कर दें डायगोनल के अलोंग, तो ये क्या हो जाएंगे, सेंटर से पास हो रहे हैं। और मैंने क्या बताया, जब भी कोई वायर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो वो पॉइंट उसी वायर के अलोंग पड़ जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के द्वारा कितनी होती है, उस वहां पर जीरो। तो यहाँ पर इन दोनों की जैसे कितनी होगी, जीरो। वैसे ये वाला केस भी है, इसमें भी आप ऐसे एक्सटेंड करोगे, इसको कंप्लीट करोगे तो वायर के अलोंग हो जाएगा, तो हो जाएगा जीरो। और देखो सी केस क्या है, और आपका ये वाला केस है सी केस, सॉरी सी नहीं डी केस, डी केस को पहले देख लेते हैं। डी केस में ये वाला वायर, पहले ये वाला वायर देखते हैं, इसकी वजह से किधर की साइड जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की साइड है ना। और फिर वो वाला केस जो इधर की साइड है, उधर की साइड आप हाथ रखोगे और इसे खोलोगे तो नीचे की साइड आपको जाती हुई दिखेगी। मैं कर नहीं पा रहा, इधर की साइड कैसे दिखेगी, इसकी वजह से ऐसे करके यूं हाथ घुमाओ नीचे, ठीक है, और इसकी वजह से इधर की साइड यूं जा रहा है ना करंट, यूं, तो ऊपर, उसकी वजह से नीचे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ऊपर, इसकी वजह से ऊपर, इसकी वजह से नीचे, तो बोथ आर इक्वल, तो बोथ इक्वल भी होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका जीरो। ठीक है, अच्छा लास्ट केस है ये वाला, इसमें देखो जो इधर की साइड फ्लो हो रहा है उसकी वजह से भी करंट कैसे फ्लो जाएगा, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, फिर उसके आगे जो वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे ही होगा, तो दोनों का प्लस हो जाएगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले केस में जीरो नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी हमने देख चुके थे कि 3 ऑप्शन वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो थे, तो अपने आप ही लगा देते हैं, एक तो ऑप्शन ठीक ही होगा ना भाई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड ए है और इसमें करंट कितना जा रहा है, आई एम्पियर। करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई एम्पियर। देखो एक स्क्वायर लूप है, आपका एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, इस पूरे में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे में आई एम्पियर फ्लो कर रहा है करंट। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इस वायर के जैसे किधर की साइड होगा करंट,
इस वायर की वजह से, जो इधर में इधर फ्लो कर रहा है इसकी वजह से आउटवर्ड होगा। इस वाली वायर की वजह से जो इधर की साइड है, इस वाली वायर की वजह से, इधर की वजह से आउटवर्ड होगा। और इसकी वजह से भी देखेंगे तो आउटवर्ड होगा इस वाली की वजह से। और जो इस वाली की वजह से भी देखेंगे तो, एक सेकेंड, हाँ सॉरी इसे मैंने गलत बना दिया, ये इधर है। इस वजह से देखेंगे तो यहाँ पर आउटवर्ड ही होगा। इधर की साइड करंट फ्लो हो रहा होगा आपका, इधर की साइड करंट फ्लो हो रहा है, उस पॉइंट पे बनाने की कोशिश करो, ये आपको आउटवर्ड दिख जाएगा। ठीक है, तो चारों के सारे आउटवर्ड है। अच्छा देखो, इसकी लेंथ भी ए है ना। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये क्या है, ये इतना डिस्टेंस क्या होगा आपका a/2। अच्छा सॉरी, ये पूरा कितना है आपका a, तो इसका हाफ कितना होगा, स्क्वायर है ना, हाफ कितना होगा a/2। और यही तो हाफ है, ये कितना है, ये आपको डिस्टेंस कितना दे दिया a/2। अच्छा देखो, ये कितना होता है 45 डिग्री, ये कितना होता है 45 डिग्री, ये मत पूछना यार, ये तो बहुत बचपन की चीजें होती हैं। स्क्वायर में डायगोनल जो होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब ये ऐसा ही सबके साथ होगा, इसमें भी a/2 होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा, ऐसे इसमें ये भी a/2 होगा, है ना, ये 45 होगा, 45 होगा। अगर मैं एक का निकाल लूं और सबके डायरेक्शन सेम है, सबके डायरेक्शन सेम है, मतलब इसके द्वारा अगर मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड अगर B2 है, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड अगर B3 है, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड B4 है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी हमारी B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। पर ड्यू टू सिमेट्री हम देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है B1 B2 B3 और B4 का बराबर है, सारे मैग्नीट्यूड बराबर है। और साथ में हमने क्या देखा कि ये सबके डायरेक्शन भी सेम है ना, तो बी नेट क्या आ जाएगा, सिंपल, चारों प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा B1 प्लस B1। अगर देखो वेक्टर में क्या जरूरी होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या है, मतलब वेक्टर्स बराबर है। इसका मतलब यह है B1 वेक्टर इज इक्वल टू B2 वेक्टर इज इक्वल टू B3 वेक्टर इज इक्वल टू B4 वेक्टर। ठीक है, ऐसे B3 B1 प्लस B1, तो आपका आगे है 4 इंटू B1 वेक्टर। अब B1 वेक्टर निकाल लेते हैं। B1 वेक्टर क्या होगा आपका, देखो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन में 4πd साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। देखो थीटा 1 भी 45 है, थीटा 2 भी 45 है, थीटा 1 भी 45 डिग्री है आपका और थीटा 2 भी 45 डिग्री है। तो यहां से आ जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू आई कितना दे रखा है आपको, आई आपको आई दे रखा है अपॉन में 4πa/2। ठीक है, साइन थीटा 1 मतलब साइन 45 प्लस साइन 45, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अपॉन में 2πa। तो इसको कैलकुलेट करोगे आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2πa 2√2, 2 से 2 कट गया, तो हो गया म्यू नॉट आई अपॉन में √2 πa। अच्छा बी नेट क्या आपका, बी नेट है आपका 4 इंटू B1, क्या है बी नेट है 4 इंटू B1। और देखो सारे के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड थी, अंदर की साइड, तो आएगा आपका 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन में 4πa। इसके आगे मैं क्रॉस ले देता हूँ कि बी नॉट अंदर की साइड आएगा √2, सो हो जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन में πa। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया मैंने इसका, ठीक है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं, है ना। हमारा आंसर सही आया बिल्कुल। ठीक है, हम स्पेशल केसेस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, थोड़े स्पेशल केस। देखो हम पढ़ेंगे एक इन्फिनिट वायर के थ्रू और एक पढ़ेंगे सेमी इन्फिनिट वायर के थ्रू। देखो वैसे बच्चे सोचते हैं इन्फिनिट मतलब बहुत लंबी, ये सब किसी न किसी के कंपैरिजन में नापा जाता है। जैसे चींटी के लिए आपकी पूरी वॉल क्या इन्फिनिट है भाई, बहुत बड़ी है उसके लिए। वैसे अगर एक वायर के बहुत पास डिस्टेंस ले लोगे ना, तो इस पॉइंट के लिए ये दोनों बहुत बड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बहुत बड़े, ये वायर बहुत बड़ा लगेगा इसको। ठीक है, अच्छा देखो जब ये ऐसे था तो थीटा 1 बन रहा था ऐसे, है ना। जब ये पॉइंट को बहुत पास लिया आया, है ना, तो ऑलमोस्ट ये सीधी लाइन नहीं जा रही, जो आपकी पहले ऐसे बन रही थी, जितना आप पॉइंट पास लाते जाओगे ऐसा होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा, ऑलमोस्ट बहुत पास ला दोगे तो ऑलमोस्ट सीधा हो जाएगा। मतलब थीटा 1 कहां पर टेंड करेगा, थीटा 1 कहां टेंड करेगा आपका, देखो थीटा 1 लगातार बढ़ता जा रहा है, थीटा 1 टेंड करेगा आपको 90 की ओर, ऐसे थीटा 2 भी कहां टेंड करेगा 90 की ओर। देखो ना
जैसे आप इसके बहुत पास ले आते हो तो ऑलमोस्ट ये वायर के अलॉन्ग ही जा रहा है। तो इनफाइनाइट वायर में क्या होता है, θ1 और θ2 बहुत 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन θ1 बाय साइन θ2। तो अब इसमें 45 90 पुट करोगे तो हो जाएगा 1 + 1, क्यों साइन 91 साइन 91, तो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, और आपको वैसे भी याद रखना है इसको 1 + 1 दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। और ये हमें रट्टू तोतो की तरह याद होना चाहिए, कुछ चीजें फॉर्मूला याद होने चाहिए यार, पेपर में आसानी होती है, वहां पर निकाले थोड़ा बैठोगे। बता तो दिया मैंने कैसे निकालना। अगर देखो सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट मतलब कि यहां से पूरा इनफाइनाइट वायर है, आपने यहां पॉइंट ले लिया, यहां पर से आपको क्या दिखेगा, ये इनफिनाइट, ठीक है। तो यहां पर θ1 क्या होता है, θ1 होता है 90 और θ2 क्या होता है 0। तो आप पुट करोगे तो आपका क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन 90 इज 1 प्लस साइन θ2 मतलब साइन 0 इज 0। तो यहां से आएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। तो आपको याद रखना है इनफिनिटी केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, म्यू नॉट आई मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, इसमें आता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, कि जिधर की डायरेक्शन फ्लो कर रहा है उधर की साइड रखो थंब और कर्ल कर लो अपने फिंगर पे जहां पर निकालना है। तो जहां पर फिंगर डायरेक्शन देगी वहीं पर आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है इसी के साथ हमें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है देखो, इफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 40 एम्पियर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर इज। अवे फ्रॉम द वायर इज, चलो देखो इसको कैसे करेंगे। उनसे हमसे बोला लॉन्ग करंट वायर, जब भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोल देना तो मतलब इनफिनिटी है। आई क्या दे रखा आपको 40 एम्पियर, ठीक है। और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ये निकालना है। आर आपको दे दिया है 15 सेंटीमीटर, आपको आर दे दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब कौन सा वायर, इनफिनिट वायर। म्यू नॉट आई अपॉन में क्या पढ़ा हमने 2 पाई डी। देखो म्यू नॉट की वैल्यू पता होती है हमें, आई की वैल्यू दे दी उसने, डी की वैल्यू दे दी, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्वेश्चन खत्म यार। वैल्यू पुट करो आंसर पाओ। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई की वैल्यू कितनी होती है 40, 2 पाई और डी दे रखा है 15, इसको मीटर में चेंज कर लेना। आपको कैलकुलेट करके आंसर आएगा यहाँ पर 5.34 इंटू 10⁵ टेस्ला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ टू लॉन्ग infinite wire carrying the same current I but in the opposite direction then the find a net magnetic field at point O, find a net magnetic field at point O। चलो ये निकालते हैं। देखो इसमें यहां पर है हमें O पे निकालना है, हमें O पे निकालना है। देखो हम ऐसे दे रखा है, यहाँ से 4 मीटर की दूरी पे है, यहाँ से 4 मीटर की दूरी पे है ना। देखो इतना मुश्किल क्वेश्चन वैसे मतलब ये तो आ सकता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। इसकी वजह से किधर की साइड होगा, इसका मतलब क्रॉस अंदर की साइड जाता हुआ, ओ पॉइंट पे किधर होगा नीचे, और ये है बाहर की साइड आता हुआ। बाहर की साइड मतलब ऐसे इधर की साइड है ना, आपका दिख नहीं रहा होगा इसमें कैमरे में, इधर की साइड आता हुआ करंट है तो इधर क्या होगा नीचे, वो भी नीचे, इसकी वजह से भी नीचे और इसकी वजह से भी नीचे। और देखो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, ठीक है। इसकी वजह से नीचे मतलब क्रॉस, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से वो, उसकी वजह से कितना म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, इसका भी क्रॉस, ठीक है, अंदर की साइड। बी नेट कैसे निकालूंगा, अगर ये B1 है और ये B2 है तो B1 का बी नेट कैसे निकालूंगा, B1 प्लस B2, पर हमें मुझे पता है दोनों बराबर है तो मैं 2 इंटू B1 कर दूंगा। अच्छा देखो आई की वैल्यू, आई आपको दे रखा है, आई दे रखा है और डी आपको दे रखा है 4 मीटर। आप पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर मैंने कर रखा है ना, आप पुट कर देना आपका आंसर आ जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है पर इससे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता था जो कॉन्सेप्ट में बाप बोला था याद करने के लिए। देखो इससे पढ़ो, टू इनफिनिट करंट कैरिंग वायर्स, टू इनफिनिट करंट कैरिंग वायर्स है ना, वही क्वेश्चन है, बस चेंज किया है, हमें ओ पे ना निकाल के पी पॉइंट पे निकालना है, ओ पे ना निकाल के पी पॉइंट पे निकालना है। आधे बच्चे ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे यहाँ पर,
देखो यार गला खराब हो रहा है, फिर भी आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, मेहनत लगती है यार काफ़ी, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है बस आपकी सब्सक्राइब करने से। θ1 θ2 और सॉरी ये 37 दे रखा है आपको, 37 डिग्री है, और ये आपका ये भी 37 डिग्री है। इससे पहले मैं आपको ना एक ट्रायंगल याद करवा देता हूँ जो आपको याद नहीं होगा, बचपन में वैसे करा देते हैं ना उनके बच्चे को। एक ट्रायंगल होता है ऐसा, राइट हैंडेड ट्रायंगल है ना, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, है ना। आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर जो देखो आपको पता होगा 7th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो बिगर साइड होती है उसके सामने वाला एंगल भी बिगर होता है। तो इसमें दो ही एंगल बन सकते हैं, तो 90 है, दो एंगल बचे 3, 4, 5 के ट्रायंगल में, तो 37 होगा या 53 होगा, 37 या 53। 37 कौन सा लेंगे, जो छोटे वाले के सामने होगा, और जो बड़े वाले के सामने होगा उसको हम बड़ा लेंगे। ये देखो इसमें 37 53 बनेगा, और बड़ा छोटे के हिसाब से हम देख लेंगे। यहाँ से साइन 37 कैसे निकालोगे, देखो 37 हो गया, ये 53 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ से साइन 37 कैसे लगोगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये 3 है ये 5 है, ऐसा आप बाकी सारी वैल्यूज में निकाल सकते हो। साइन 37 अपॉन में साइन 37 3 अपॉन में 5, कॉस 37 इस 4 अपॉन में 5, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है, खुद निकाल लेना ऐसे। कॉस 37 और कॉस 53 और साइन 53 की वैल्यू ट्रिक को तो आती है ना थोड़ी बहुत। देखो ये है आर वेक्टर, ये है आर वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, पहले मैं इसके थ्रू निकालता हूं। इसके थ्रू कैसे होगा, यह आर वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, मैं थोड़ी देर पहले याद कर रहा था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे, यह 37, ये होगा 53, क्योंकि ये चीज पूरा परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा, ये आपको होगा 37 डिग्री। अब देखो ये आ रहा है 37 ऐसे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, पता होगा वेक्टर है तो ये दो कंपोनेंट होता है। देखो हमेशा याद रखना है, जो इसका हमेशा ये वाला कंपोनेंट होगा वो होगा B1 कॉस वाला कंपोनेंट होता है, और जो इसके ये वाला सामने वाला कंपोनेंट होता है ये वाला कंपोनेंट, मतलब ये कितना होता है, B1 साइन 37, ठीक है। B1 की वैल्यू निकालनी है हम, P1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, μ0 I अपॉन में 2 पाई टी, क्या होगी, μ0 I अपॉन में 2 पाई डी। अब अगर यहाँ पर आप पुट करोगे μ0 I 2 पाई टी की जगह 4, है ना, तो आपकी B1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 2 पाई डी की जगह आपने 4 पुट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। अच्छा डी की जगह 4 नहीं पुट करोगे, डी की जगह क्या पुट करोगे आप, डी की जगह डी क्या होता है, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये ना कि ये था, ये 37 है, मतलब ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो डी है आपका 5, डी है आपका 5, ठीक है। तो आपका B1, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, इसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक ये और एक ये, मतलब B1 आ रहा है आपका B1 cos 37, है ना, माइनस जे कैप प्लस B1 साइन 37 आई कैप, ठीक है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, B1 की वैल्यू डाल देना है यहाँ पर, मिल जाएगा B1 साइन 37, मतलब अभी क्या निकाला था 3/5 आई कैप माइनस cos 37 4/5 B1 जे कैप, ठीक है, मिल जाएगा 3/5 B1 आई कैप माइनस 4/5 B1 जे कैप, ठीक है। ऐसे ही आप इस वायर के थ्रू निकालने की कोशिश करना, उसके थ्रू मैं बता देता हूं कितना आएगा। B2 आएगा आपका, आप देख लेना यहाँ पर, है ना, B1 की वैल्यू डाल देना, तो B2 भी वैसे ही निकालोगे, उसके बाद हम दोनों का एडिशन कर देते हैं। देखो B2 कैसे आएगा, तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। B2 कैसे आएगा आपका, ये है आपका करंट कैरिंग वायर, ठीक है। B2 आएगा आपका ऐसे, देखो ये है E है E, यहाँ पर कैसे आएगा करंट कैरिंग वायर पे, ऐसे आर वेक्टर आएगा ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो मैं इधर की साइड करंट जा रहा है ना, और मुझे उस पॉइंट पे निकालना है, तो कैसे आएगा ऐसे, इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, फिर एक ये और एक ये, ठीक है। अच्छा देखो दोनों वायर सेम थी, ये भी 4 मीटर दे रखा था, ये 3 है,
ठीक है, ये 4 है, ये 3 है आपका, तो ये सॉरी ये 4 है, तो ये 3 है, ये 5 है आपका, तो डी आपका इसमें सबको सेम ही है, डी 5 है, वही करंट फ्लो हो रहा है, आई भी सेम है, तो यहाँ पर B2 की जो वैल्यू आएगी वो भी B1 के बराबर ही आएगी, जो कि है म्यू नॉट आई अपन में 2 पाई इंटू 5, ठीक है। और ये एंगल देख लेते हैं, ये एंगल होगा 37, ठीक है, ये होगा 53, तो ये होगा 37 और ये होगा 53, तो आपका यहाँ पर B2 आएगा, B2 cos 37, B2 है आपका इधर की साइड 37 है ना, तो आएगा ये B2 cos 37, यहां पर आएगा B2 sin 37, सॉरी 37 नहीं है ये, सॉरी बाय मिस्टेक कर दिया, सॉरी, ये 53 है, तो B2 आएगा यहाँ पर B2 cos 53, यहाँ पर आएगा B2 sin 53, ठीक है। तो B2 की नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, B2 की नेट वैल्यू हो जाएगी, अच्छा B2 B1 के बराबर है, क्या मैं B1 लिख दूं B2 की जगह, हाँ लिख सकता हूं, B1 cos 53 आई कैप प्लस B1 sin 53 जे कैप, ठीक है। तो cos 53 क्या होता है, cos 53 अभी निकाल लेना आप, है ना, इसको आगे आप सॉल्व कर लेना, मैंने पूरा करा दिया, आपको बस क्या करना है, बी नेट क्या आएगा, बी नेट होगा B1 प्लस B2, आपका B1 और B1 यहाँ पर B1 की वैल्यू डालनी है और इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, वरना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में चेक कर लेना। देखो हमारा आंसर क्या है, देखो मैं दिखाई देता हूँ आपको, देखो मैंने जब B1 की वैल्यू डाल दी थी, B1 की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपने 4 पाई इंटू डी मतलब 5, फिर मैंने यहाँ पर B1 की वैल्यू डाल दी थी, ये आया था 3/5, क्या आया था आपका 3/5 B1 आया था ना, आपका पेज पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है, ऐसे ये आया था आपका B1 आ जाएगा आपका 3 मिनट आई कैप अपॉन में, मतलब हमने B1 की सिर्फ B1 की जगह वैल्यू डाल दी है, ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर B2 की जगह वैल्यू डाल दिया और दोनों को प्लस कर दिया, देखो ये रहा, फिर हमने B2 की जगह वैल्यू डाल दी और इन सबको प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद आपका B0 आएगा 6 मिनट आई अपॉन में 100 पाई। अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं सीखा, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा है जो लगता है इनफैक्ट केस में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, थोड़े कंपोनेंट से वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर एडिशन आना चाहिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर पढ़ेंगे हम रिंग्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यूटी और रिंग। सो होप यू विल लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।